अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तानी सियासत में हर आने वाला हफ्ता अपने साथ नई हंगामा खेजी लेकर आता है और अगले हफ्ते सियासी मंजरनामे पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ही बड़ी चालें चलने जा रहे हैं, जिनका सियासी मंजरनामे पर बहुत ही गहरा असर होगा। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने 9 नवंबर तक बानी पीटीआई को रिहा करने का अल्टीमेटम देते हुए सवाबी में फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने पार्लिमानी फ्रंट पर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मजीद जारहाना मूड इख्तियार करते हुए कौमी असम्बली से 3 कवानीन मंजूर कराने की ठान ली है। जराये के मुताबिक पहली तरमीम सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997 में की जाएगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। दूसरी तरमीम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के कानून में की जाएगी, जिसके मुताबिक शक की बुनियाद पर किसी भी शख्स को 3 माह से जायद तक के अरसे के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा। तीसरी तरमीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में की जा रही है, जिसमें 3 रुकनी जजेस कमेटी में आईनी बेंच के सरबराह को भी बतौर मेंबर शामिल किया जा सकेगा। हुकूमती इत्तेहाद ने अपने तमाम अराकीन को कल पार्लियामान के इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी है। दोनों कैंप्स की सफबंदी और उजरत सियासी मंजरनामे पर किसी बड़ी मुमकिना पेशरफ्त का पेश खेमा समझी जा रही है। हुकूमत की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस आईनी बेंच के सरबराह न हो, जिसका इजहार मुशीर वजारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने हमारे ही प्रोग्राम में किया है। चीफ जस्टिस तो हो नहीं सकते, ऑब्वियसली वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड तो नहीं करेंगे। ऐसी कबाहत भी नहीं है, वैसे ऐसी कबाहत नहीं है, लेकिन वो आई डोंट थिंक अपने आप को प्रपोज करेंगे इस तमाम तर चीज़ में। यहाँ पे आप दीगर जो 2 जजेस हैं वो कंसिडर हुए एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, और कमेटी ने उन दोनों को रिकमेंड नहीं किया, तीसरे जज को जो अभी चीफ जस्टिस है उनको रिकमेंड किया। तो मेरे ख्याल से जनरली स्पीकिंग एक आम फहम में चीज़ों में अगर आप देखते हैं तो जनरली एब्सटेन करते हैं। मंगल को 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम होने वाले जुडिशल कमीशन का पहला इजलास भी होने जा रहा है, जिसमें आईनी बेंच के सरबराह और दीगर जजेस का इंतखाब होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को खदशा है कि अहम तब्दीलियों के बाद मजीद सख्ती होने जा रही है और बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने जा रहा है। अगले ही हफ्ते उनके खिलाफ 8 नवंबर को 9 मई के केस में फर्द जुर्म आयद होने का भी इम्कान है। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ के बरतानिया में कारकुनान के हवाले से भी बड़ा फैसला करते हुए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया को बरतानिया में हरासा करने के मामले पर वजारत खारजा ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है। वजीर खारजा इसहाक डार ने वजारत खारजा को हिदायत की है कि तमाम मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन मुल्ज़मान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मिडिल टेंपल का बेंचर बनाने की तकरीब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया था। काजी फायज ईसा के तकरीब से बाहर निकलते ही पीटीआई कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर हमला किया और मुक्के बरसाए और नारे भी लगाए थे। क्या इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अब या कभी नहीं वाला फाइनल राउंड शुरू हो चुका है या अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है? इस पर प्राइम में मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शुएब शाहीन। जबकि आगे चल के हम इससे सूरत हाल पर तजिया शामिल करेंगे मजहर अब्बास साहब का। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अफनानुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि अगले हफ्ते ज़रा बड़ा अहम हफ्ता है। एक तरफ आप 3 बिल लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिनमें एक तो जजेस की तादाद आप बढ़ा रहे हैं, 17 से 25 करने जा रहे हैं। फिर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर भी तरमीम करके आप उसमें 3 माह से ज़्यादा के लिए आप हिरासत जो है वो करने जा रहे हैं। फिर तीसरा जो है आप एक लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी आप उसमें अरकान की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं, आईनी बेंच के सरबराह को भी आप उसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम से जो मकासद हैं पूरे नहीं हो सकते अहदाफ लगता है हुकूमत के, कि अब मज़ीद आपको ट्विकिंग करनी पड़ रही है चीज़ों के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक जजों की तादाद बढ़ाने का मामला है उसके ऊपर जो है ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में केसेस का वो मुसलसल बढ़ रहा है। किसी टाइम पे वो 50,000 था, अब वो 60,000 के करीब पहुँच गया। तो ये अगर हमने इस चीज़ को, इस डेफिसिट को रोकना है तो हमें या तो जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी या हमें कोई और काम करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज तो ये इंडेफिनेटली बढ़ता रहेगा। बैकलॉग तो नीचे की अदालतों में ज़्यादा है, मातहत ठीक है, अदालतों के अंदर तो लाखों में है, वहाँ फिर आप बढ़ाएं तादाद, वहाँ रिसोर्सेज बढ़ाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बढ़ाने के बजाय। एक तासुर ये है, एक तनकीद ये है हुकूमत के ऊपर कि आप ना अपने वहाँ पे लाइक माइंडेड की तादाद बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि देखें, ये कानून जो सूबाई हुकूमतें वो बनाएंगी, जो रेलेवेंट होगा ना उनका। देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो एप्लीकेबल है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर।
अगर पंजाब गवर्नमेंट समझती होगी वो बना लेगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उधर हाई कोर्ट के लिए, अपने लाहौर हाई कोर्ट के लिए, तो वो हमारा काम है नहीं। हमारा जितना जो फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट है उतना ही काम करेंगे ना। सही है। तो ये एक बैकलॉग है जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं। और फिर देखें आवाम की भी एक ये राय मौजूद है, आवाम में ये बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर मामलात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही चल रहे होते हैं। अगर आप उठा के देख ले हेडलाइंस और अखबारों की जो भी मामलात हैं, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम जजों की तादाद बढ़ा रहे हैं। और वो जज जो है वो कोई मुस्लिम लीग नून के नहीं होंगे, वो तो ज़ाहिर हाई कोर्ट से ही आएंगे ना। आप पार्लिमानी वार करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो एक बड़ा वार आ रहा है एहतजाजी तहरीक का। 9 तारीख से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शुरू कर रही है अपनी एहतजाजी तहरीक सवाबी से, और फाइनल कॉल उनकी तरफ से आने वाली है। तो कैसे निपटेंगे इससे? देखें बात ये है कि ये वो आपने वाली बात, अब की मार वाली बात सुनी होगी ना, अब की मार, वो अब की मार वाली बात ही है कि अब की मारोगे तो फिर भाई आप इतनी दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं। आपने 2013 से 18 भी एहतजाज में गुजारा, फिर आप उसके जब से आपकी हुकूमत गया फिर एहतजाज मोड में चले गए कि अब की बार हम ये करेंगे, अब की बार हम ये करेंगे। तो आपने जो करना है वो कर लें। हम जो है पहले भी आपको बॉदर्ड अबाउट इट, के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं हम बॉदर्ड हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर वो ये समझते हैं कि चीखने चिल्लाने से, गालियां देने से जो है वो उनके मसाइल हल होते हैं, तो लगे रहे। मेरा तो हक मांगने के लिए कह रहे हम निकल रहे हैं। नहीं देखिए मामलात तो बातचीत से हल होते हैं, मामलात तो बातचीत से हल होंगे। ठीक है शेख साहब, फिर क्या करेंगे? एहतजाजी तहरीक की आप बात करें, एहतजाजी तहरीक की तरफ आप जा रहे हैं 9 तारीख से, लेकिन अफनानुल्लाह साहब तो कह रहे हैं कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी आप बहुत मरतबा निकले, हर मरतबा ये कह के निकले कि ये आखिरी कॉल है, अब भी आप एक और कर लेंगे। इसमें क्या मुख्तलिफ होगा कि क्या आप अपने अहदाफ इस मरतबा हासिल कर लेंगे? देखिए पहले तो मैं इनकी ज़रा बात का जवाब दे दूं कि जो 26वीं तरमीम थी सबसे पहले उसमें क्यों तरमीम की, और ये खुद कहते थे इनके सारे इत्तेहादी भी और ये भी कि जी 25 से पहले इसको तरमीम करना ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। वो क्या ज़रूरी और मजबूरी थी? वो आज हफ्ते बाद भी हो सकता था, 2 हफ्ते बाद भी हो सकता था। इनका मकसद मंसूर अली शाह को हटाना और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस खुद बनाना मकसद है, और वो खुद इसलिए कि जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी इनकी बैठ गई है। सीनियरिटी प्रिंसिपल इन्होंने बाईपास कर दिया क्योंकि पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस को बनाया जाएगा। ये एग्जेक्टिव का इंटरफेरेंस है इनटू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। लिहाजा ये 26वीं तरमीम ही आज़ाद अदलिया के ऊपर एक सबसे बड़ा वैसे जल्दबाजी में किए जाने की एक वजह तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बयान की थी कि काजी फायज ईसा के अलावा कोई और चीफ जस्टिस होता तो शायद ये तरमीम पास हम ना करवा सकते। नहीं, अच्छा ना करवा सकते, क्यों ना करा सकते? क्वेश्चन तो यहाँ ये है, अगर वाकई आपने फ्रॉड के जरिए नहीं करानी, लोगों को उठाना नहीं है, लोगों को अगवा नहीं करना, किसी की बीवी बच्चों को अगवा नहीं करना, तो फिर आपके लिए क्या मुश्किल है? और फिर रात की तारीकी में जिस अंदाज से चोरी और डाकाजनी के जरिए इन्होंने तरमीम कराई है, जिसको पता ही नहीं लोगों को, पढ़ा ही नहीं किसी ने, और वो भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। फिर आप उससे आगे चलें, आपने खुद सवाल किया 22.5 लाख मुकदमे लोअर जुडिशरी में है, 13.5 लाख मुकदमे हाई कोर्ट्स में हैं, वहां तो जजेस पूरे ही नहीं है अभी तक। और आपने जुडिशल कमीशन में अपने बंदे भरने के बाद अब आपने कहा है कि नहीं जी हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 8 बढ़ाएंगे। इस वक्त 19 है, 17 है सैंक्शन स्ट्रेंथ, 2 आपने ढॉक रखे हुए हैं जो 1 साल तक काम करेंगे। यहाँ तो अगर 55,000 या 55,000 के करीब अगर वो बढ़ाते हैं तो बढ़ाने में तहरीक इंसाफ को क्या एतराज है इस पे? देखें इतराज है, पहली एतराज तो ये है कि ये इस कोर्ट से ये मुतमईन नहीं है, इसलिए कि इनको नजर आ रहा है कि इन जजेस से हमें जो है इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये चाहते हैं कि नाइंसाफी की वो मिसालें कायम नहीं करेंगे जिस तरह गाजी फाइज ने की है। अब ये चाह रहे हैं कि अपनी पसंद के जजेस यहाँ भर दें ताकि वो जो बैलेंस है वो पूरा कर सके और तकसीम पैदा कर सके और अपने मनपसंद जजेस के जरिए वो नाइंसाफी की मिसालें कायम करा सकें जो माजी में काजी फाइसा ने इनके लिए सहूलतकारी की है, जिसका आर्टिकल 63A की मिसाल है, बल्ले का निशान छीनने की मिसाल है, और इस तरह तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब दैट इज द एक्चुअल रीजन। और दूसरी बात, जिस तरह ये लेकिन शुएब साहब जिस तरह से अफनान साहब ने जिक्र भी किया, और हकीकत यही है कि जुडिशल कमीशन ने जो है वो ये फैसले करने हैं। जुडिशल कमीशन में तो जो है वो सिर्फ नून लीग का फैसला नहीं चलेगा, उसमें तो मुअज़्ज़ज़ जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और आपके तरीके साहब के नुमाइंदे भी वहां पे बैठे होंगे। देखें, एक है मेजॉरिटी इनके पास है। इन्होंने 3 पहले थे इनके अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा। अब इसके अंदर इन्होंने 2
एक सेनेट से, एक नेशनल असेंबली से डाल दिया, और एक बंदा इन्होंने डाल दिया जो स्पीकर का नुमाइंदा था। 6 इनके हो गए। इस वक्त जब तक आईनी बेंच नहीं बनता, 4 जजेस होंगे और 2 अपोजिशन से होंगे। तो इनकी जब एक अक्सरियत ऑलरेडी हो गई सही है। और फिर उसको ये इस्तेमाल करते हुए आईनी जो बेंच है उसका भी हिस्सा बना देने हैं किसी को सही भी, है। तो फिर इसका मतलब है इनकी चॉइस का जो बंदा बनेगा तो 7 ये हो सही है। जाएंगे और उसके नतीजे में 6 बाकी बचेंगे। तो इस तरीके से जो सिचुएशन सही है। डेवलप होगी, वो इस तरीके से होगी कि जो चलिए वो सारे सेटअप को चेंज कर देगी वो जरा और एहतजाज सारे का भी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगी। एहतजाज का भी बताइएगा कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं, इस पर ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि पहले की तरह जो एहतजाज आपने देखिए, किए, जो हदफ हासिल नहीं कर सके, इस पर आप अपना हदफ हासिल कर लेंगे? देखिए, एहतजाज का किसी भी तहज़ीब याफ़्ता मुल्क में एहतजाज और वोट, ये तो तब्दीली का ज़रिया हुआ करती हैं। हम्म। वोट आपने देखा 8 फरवरी को लोग बाहर निकले, हमें वोट दिया, आगे 180 से ज़्यादा सीटें जीते। इन्होंने आके फॉर्म 47 के ज़रिए बदमाशी के ज़ोर पे आकर के उनको चेंज कर दिया सही है। और आकर के मुसल्लत हो गए हैं। जिस तरीक़े से इन्होंने जमहूरियत को दफ़न कर दिया, वो आपके सामने है। ठीक। कानून और आइन के अंदाज़ में रहते हुए कानूनी तरीके से हमारे पास एक हक हासिल था कि हम उसका ऑडिट कराते, क्योंकि कानून और आइन इन्होंने अपने हाथ ठीक का है। खिलौना या अपनी जेब की बांदी बना के रख दिया है, वो भी हमें नहीं करने दे रहे। आखिरी तहजीब याफ्ता सोसाइटी में होता है एहतजाज ठीक का है। हक। वो आपने जो एहतजाज के हक के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, वो आपने देखा है। डी ठीक, अफनाद चौक में साहब क्यों लोग एहतजाज नहीं करने देते इन्हें हज़ारों की आप जब तादाद भी? में ठीक है, पहुँचे, चलिए उन्होंने आपका एहतजाज किया आपका और पॉइंट न सर आ सिर्फ गया, आपका पॉइंट आ गया समर है। साहब सिर्फ एक जी, बात, जी। सिर्फ एक बात। देखें, एहतजाज हमने माज़ी में भी किया। इनके लीडर जब आए थे मुशर्रफ के ज़माने में, एक बंदा एयरपोर्ट पे नहीं पहुँचा था। नंबर 2, जब नवाज़ शरीफ सही है। लाहौर में पहुँचे थे, इनका चीफ मिनिस्टर सगा भाई था, वो वहाँ भी नहीं पहुँचा था। लेकिन हमारे ठीक है। लोग डी चौक में पहुँचे, मारे खाई, हज़ारों की तादाद में गिरफ्तार हुए। अब ठीक है। भी हम ये अलग बात है एक कि आपके विदिन द वज़ीर आला लिमिट्स खैबर ऑफ पख्तूनख्वा जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके एंड लॉ। लीडर थे, वो उन्हें छोड़ के वहाँ से गायब हो गए थे, ये अलग बात है। अफनाद साहब, एहतजाज वो कह रहे हैं हमारा राइट है, हम करेंगे और हमें करना चाहिए भी, तो इसमें एहतजाज से क्या मसला है गवर्नमेंट को कि हर मरतबा दफ़ा 144 लग जाती है जब भी वो एहतजाज की प्लानिंग करते हैं? इस मरतबा क्या अलाउ करेंगे या फिर दफ़ा 144 लगेगी, कंटेनर हर तरफ खड़े कर दिए जाएंगे, रुकावटें होंगी? देखिए, बात ये है कि इनकी अपनी हिस्ट्री है, बाकी पार्टियों की अपनी हिस्ट्री है। हम्म। इनकी हिस्ट्री में 9 मई भी आता है, इनकी हिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला भी आता है, पीटीवी के ऊपर हमला आता है। इनकी हिस्ट्री के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का अंदर बेशुमार जगहों पे दंगा फसाद जो है इन्होंने करवाना जो है, वो इसकी हिस्ट्री इनकी मौजूद है। तो उसको सामने रखते हुए ज़ाहिर है मामलात जो है वो लेके चले जाएंगे। आइनी हक ज़रूर है एहतजाज करना, लेकिन आइनी हक, आइन आपको ये नहीं कहता कि आप जाके जलाएं, आप जाके मेट्रो का स्टेशन जला दें, आप जाके दंगा फसाद करें। ये कोई आइन, कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ कि आपको इन चीज़ों की इजाज़त है। एहतजाज करने की इजाज़त है, वो भी जहाँ पे आपको बताया जाए। फिर इन्होंने कहा कि जी वो काजी फायद ईसा साहब की जो है वो कोर्ट बड़ी बुरी थी। काजी फायद, आप तो इतने बड़े जमहूरियत के अलमबरदार आजकल बन रहे हैं, तो काजी फायद ईसा ने तो मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया है, आपको तो उसके ऊपर होना चाहिए था कि देखें जी ये एक जज, वरना तो आपके जो बंदयाल थे और साकिब निसार थे और ये सारे, ये तो उसके हक में फैसले देते रहे। इन्होंने तो उस केस को लगने नहीं दिया, या वो मज़ाहिर अली नकवी ने तो बल्कि फैसला दिया इसके हक में। तो ये एक अजीब, क्या कहते हैं, कॉल और फेल का तदाद है इनका। एक तरफ जमहूरियत करते हैं, दूसरी तरफ काजी फायद ईसा जैसा जज इनको अच्छा नहीं लगता। अब बात अभी आप एक काम और भी करने जा रहे हैं ना, ये जो आप इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर आप तरमीम करने जा रहे हैं कि 3 माह से ज़्यादा, यानी 3 माह तक हिरासत, उसके बाद 3 माह के लिए मजीद वो एक्सटेंडेबल होगी सब्जेक्ट टू आर्टिकल 10, यानी 6 महीने तक आप किसी भी बंदे को रख सकते हैं हिरासत में। ये तहरीक इंसाफ या खान साहब के तनाजुर में तो नहीं हो रहा, चूँकि उन पर भी फर्द जुर्म लगने वाली है। लेकिन बात यह है कि एंटी टेररिज्म का अगर कानून हम तब्दील करेंगे तो वो उसके अंदर जो बुनियादी ढांचा है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। जो 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 चीज़ें जिसकी आइन में इजाज़त ऑलरेडी दी गई है, तो अगर इसके अंदर तब्दीली होगी भी तो वो भी जज ही के थ्रू ही होगी। वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप इंडेफिनिटली 6 महीने के लिए किसी बंदे को उठा लें। जितना मेरा इसके ऊपर जो राय है इसके अंदर वो ये, मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, ये जो अब कहते हैं कि जी कोर्ट जो है वो ठीक नहीं है, तो क्या वो अलग टाइम ठीक था जब साकिब निसार अपनी मर्जी के जजेस जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाता था? क्या वो वक्त ठीक था जब गुलजार अपना खोसा जो है ये सारे बैठ के इनके हक में 99% फैसले इनके हक में दिए हुए उन्होंने, और बाकायदा गुड टू सी यू बोलते थे, वो ठीक था? भाई जुडिशल कमीशन में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, जुडिशल कमीशन में तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी है,
जुडिशल कमीशन में तो आप लोग भी बैठे हुए Influenced by हैं। PMLN। तो हाँ नहीं, लेकिन वो तो कहीं ना देखिए, हर दफा तो नहीं होगा ना हमारा। हाँ, ता- अभी तो फिलहाल ता- आपकी है, हयात तो नहीं हमारा अभी तो होगा आधे ना। पीपल्स पार्टी के बंदे बैठे हैं नहीं, वहाँ तो पे, वो जो इसलिए क्योंकि हम फारूक इलेक्शन जीत इनाई जाते साहब ना, उसके वाइस चेयरमैन है। इलेक्शन हम जीत गए, वरना अगर ये जीत जाते तो इनके लोग होते। ठीक ये हो हार गया। गए, ये हार जाते इलेक्शन, वैसे कहते हैं बड़े पॉपुलर हैं। ये सही है हो गया। मामला सारा का सारा। तो शुएब साहब, एक तो जाहिर है वकला तहरीक भी आपने चलानी थी, वो भी नहीं चल पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कह चुके हैं हमारे प्रोग्राम में ही 2 रोज पहले कि कोई वकला तहरीक नहीं चलाएंगे। आपकी एहतियाजी तहरीक की जहां तक बात है तो उस पर भी दफा 144 लग जाता है या कंटेनर आ जाते हैं, वो भी आपकी तहरीक जो है वो उस तरह से इफेक्टिव साबित शायद ना हो सके। केपी साहब के काफिले केपी से काफिले आने वाले अटक से आगे नहीं बढ़ पाते अक्सर, फिर कैसे रिहा करवाएंगे? आखिरी ऑप्शन आपके पास बातचीत का ही रहता है, तो क्या फिर बातचीत के जरिए ही आप फिर खान साहब की रिहाई की तरफ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें निज़ाम इंसाफ से तवक्को है। अब कम से कम इस करप्ट सिस्टम के जो प्रोटेक्टर थे काजी फाइसा साहब, इस वक्त वो चले गए हैं। हमें उम्मीद है कि आगे या अफरीदी साहब हों या मंसूर शाह साहब हों या सीनियर मोस्ट बाकी जो भी तमाम साहिबान बैठे हुए हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है। दूसरी बात, जहाँ तक हमें इंसाफ मिलना या ना मिलना का या तहरीक चलाने का ताल्लुक है, अब तहरीक वकला की सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने नहीं चलानी। वो पूरे पाकिस्तान के लाखों की तादाद में जो वकला हैं, तमाम बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स एक तरफ खड़ी हैं और कल पूरे पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस ने इकट्ठे होकर के तहरीक चलाने का इंदिया दिया है और न सिर्फ तहरीक चलाने का फैसला किया है, बल्कि एक नेशनल एक्शन कमेटी बना दी है जो पूरे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे अपनी तहरीक का आगाज़ करेगी और लिहाजा इसके ऊपर सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट बार का सदर की कोई हैसियत नहीं है कि वो ये कहे कि जी हम नहीं चलाएंगे या मैं नहीं चलाऊंगा। वो अगर नहीं चलाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट बार के जो है वो 20,000 मेंबर हैं, लाहौर बार एसोसिएशन के कुछ 45,000 मेंबर हैं, सही है। कराची बार एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा फंक्शन किया है, इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अच्छा, बार के ये बताएं नुमाइंदे कि कल मौजूद थे, वो यहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं। शुएब साहब ये बताएं कि जो आप 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तो आपके रास्ते जुदा हो गए थे मौलाना फजलुर रहमान के साथ, तो ये जो एहतियाजी तहरीक आप शुरू करने जा रहे हैं उसमें मौलाना को ऑन बोर्ड ले रहे हैं? देखिए, हमने तो अपने तय शुरू करनी है। पहले ही हमारे पास तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक प्लेटफ़ॉर्म भी मौजूद है, लेकिन हम मौलाना साहब को रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि वो हमारी इस तहरीक में शाना-बशाना शरीक हों। बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो अपनी पार्टी के सरबराह हैं, फ़ैसला करना उनका हक़ है। और इसी तरह हमने अपने ज़ोर बाज़ू पे पहले भी किए हैं प्रोग्राम्स और आइंदा भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम निकलेगी। देखिए, ये बार बार कहते हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे और फलाना ये है, तो भाई आप ये जो एहतजाज कर रहे हैं, ये आप औरों के बच्चों को मरवा रहे हैं। वो कासिम और सलमान को भी वापस बुलाएं, उनसे भी क्या एहतजाज करें। जो बुशरा बीबी हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे भी क्या एहतजाज करें। औरों के बच्चों को आप मरवाते हैं, क्या पता खुद बुशरा आप बीबी लोग लीड गायब हो करें, जाते हैं। क्या पता बुशरा बीबी ही लीड कर रही हो इस नहीं, एहतजाज को? वो तो गैर ये भी हो सियासी है सकता ना। नहीं, वो तो गैर सियासी है उनके, हालांकि उनसे ज़्यादा नहीं, सियासत ये कोई तो नहीं कर सियासी रहा। तहरीक नहीं है, ये उनकी अपने खावन की रिहाई की तहरीक है। नहीं, वो क्यों तो- शेख साहब, ऐसा हो सकता है बुशरा बीबी आ सकती हैं इस एहतजाज के अंदर, लीड करें या इसमें शिरकत करें? पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये उनका पर्सनल फैसला होगा। मुझे बताएं, अलीमा और उज़मा दोनों बहनें ठीक इमरान है, खान साहब की, वो गैर सियासी हैं, उनका ठीक कोई है। ताल्लुक नहीं है सियासत से। वो इमरान खान की रिहाई के लिए आई हैं। इन्होंने क्या फैसला किया कि जी वो सुप्रीम कोर्ट और सबकी दुनिया के सामने उनकी गिरफ्तारी होती है। ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने पहुंची थी एससीओ का और सवाल बम चल रहा लेकर था, के आप वो उसको रोक रहे सुप्रीम थे। और पार्लियामेंट को उड़ाने लगी थी। और जब ये खुद सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं, वो जायज है। ठीक है, और जबकि एक निहत्ती खातून चले। औरत आती है एहतजाज में शामिल होने के लिए, वो बहुत मुजरिम शुक्रिया, बन जाती है। बहुत शुक्रिया जिस शेख तरह खान साहब, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका और सदर अफनानुल्लाह साहब आपका अपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सीनियर साहब के तर्जुमेकार बदर अब्बास साहब से, उनका तजिया शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया बदर अब्बास साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि अगला हफ्ता बड़ा अहम समझा जा रहा है, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक तरफ तो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, साथ ही साथ खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने का भी इम्कान है 8 तारीख को। और उससे अहम मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी रिहाई के लिए 9 नवंबर से एक एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है स्वाबी के जलसे से। तो क्या समझते हैं इस हफ्ते में होने वाली डेवलपमेंट जो है ये आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत का जो है वो रुख का तयन करेंगी? देखिए, अभी तो हमें क्योंकि अभी ये अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने पुरजोश अंदाज में जो उनका अंदाज रहा है, अंदाज सियासत, उन्होंने एक तरीके से कफन बांध कर वो निकल ऐलान किया है। इससे पहले भी वो कफन बांध चुके हैं और हमने देखा था इस तरह के इक़दाम। लेकिन इस मरतबा लगता है क्योंकि उन्होंने ये बयान जो है वो बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद किया है। तो 9 नवंबर को
वो एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी के जलसे में क्या ऐलान करेगी। जाहिर है उस दिन जब ये ऐलान करेंगे तो कुछ दिन का वक्फा ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 9 नवंबर को ही निकल पड़े, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बहरहाल तो उसका इंतज़ार रहेगा कि वो क्या होगा। जिस तरह की वो बात कर रहे हैं वैसे तो उससे वहाँ टेंट सिटी भी तासुर बन ये रहा मिल है। रहा है, लेकिन मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर एक बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर दूसरी बात करते हैं, बैरिस्टर साहब तीसरी बात करते हैं, और किसी और लीडर की तरफ से चौथी बात आती है। जो अली अमीन गंडापुर का लहजा है वो मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, जो कि एक तरीके से तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिसेंटिंग वॉइस भी हैं, एक जी हाँ। वोकल वॉइस भी हैं और उनकी सपोर्ट भी है। गालबन उसको काउंटर करने के लिए जो है वो अली अमीन गंडापुर ने ये लहजा इस्तेमाल किया है। लेकिन बहरहाल वो अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बाहर आके उन्होंने ये बात की है, तो इसमें वजन है कि इसको पानी पीटीआई की हिमायत हासिल होगी। ऐलान की अमली शक्ल जब आएगी तो उससे पहले हम नहीं कह सकते, लेकिन यकीनी तौर पे हुकूमत के लिए ये परेशानी का बायस बन सकती है बात। क्योंकि चाहे अगर इस्लामाबाद, और आम तौर पे यही होता है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो और अगर कोई बात तसादुम तक आती है और तसादुम बढ़ता है तो उसके नतीजे में जो हमने माजी को अगर हम सामने रखें तो डिपेंड करता है, क्योंकि वो ये बात भी कर रहे हैं कि पूरा मुल्क जाम कर देंगे। अब उसको जाम किस तरह करेंगे, क्या सारी हाईवेज जो है वो बंद कर देंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें फिर हमें ले जाती हैं उस तरफ कि जहाँ ये खदशात पैदा होते हैं कि कहीं किसी बड़े तसादुम की नतीजे में पूरा निज़ाम ही ना पलट जाए, और इस चीज़ का इम्कान जो है रद्द नहीं कर सकते। लेकिन दो तहरीक इंसाफ के अंदर दो वाज़े आरा पाई जाती हैं, एक ये कि हमें तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल। और दूसरी ये कि जब तक हम बहुत बड़ी हलचल पैदा नहीं करेंगे इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर की जो कशमकश है वो गम्माज़ी करती है। लेकिन मादी में जो हुकूमत ने जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है, या मैं कहूँगा मिस हैंडल किया है, उससे चीज़ें बेहतर होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। और अब जिस तरह तलाल चौधरी साहब या ख्वाजा आसिफ साहब या राना सनाउल्लाह जिस अंदाज में आके गुफ्तगू करते हैं, उससे तो लगता है यही है कि हम एक तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मजरबाज साहब, हुकूमत के पास इस सारी सूरत हाल में ऑप्शंस क्या हैं? एक तो ज़ाहिर यही है कि एहतजाज को बदौर ताकत क्रश किया जाए, रोका जाए। दूसरा ऑप्शन है कि बातचीत की जाए, एंगेज किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात किए जाएं। या अब आपको लग रहा है जो दूसरा ऑप्शन है उस पर ट्रेन मिस हो चुकी है, बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो सकते? देखिए, बातचीत तो किसी भी लम्हे हो सकती है, लेकिन अब बातचीत का पैमाना क्या होगा। यानी अभी अब से कुछ दिनों पहले तक तो टीवी टॉक शो की डिबेट का हिस्सा ये था कि डील हो गई है, और डिबेट हमारी डिबेट इस बात पे हो रही थी कि बुशरा बीबी की रिहाई और अनीमा खान की रिहाई जो है इस बात की और उनके ख़िलाफ़ कोई नया मुकदमा कायम ना होना इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर डील नहीं तो कम से कम जेस्चर दिखाया जा रहा है और कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो अली अमीन साहब की गुफ्तगू से अंदाज़ा बिल्कुल इससे बड़ा होता है। हालांकि बैरिस्टर साहब ने गो के वजाहत की है कि उन्होंने जो बयान दिया था वो उस पैराए में नहीं था, लेकिन बहरहाल ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि अलीमा खान के ख़िलाफ़ भी और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी कोई नए मुकदमात सामने नहीं आए हैं। लेकिन अब दो तीन चीज़ें अगले हफ्ते होने जा रही हैं। एक तो सबसे अहम बात, मंगल को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है जिसमें आइनी बेंचेस का तश्कील पाएंगी, उसमें हमें देखना है कि आइनी बेंच का सरबराह कौन होता है। उससे बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। अमरीकी इलेक्शंस के नताइज क्या आते हैं, उसके भी अमरीकी सियासत, अमरीकी इंतखाबात के बहरहाल और चेंज ऑफ गवर्नमेंट के असरात पाकिस्तान की सियासत पर फौरी तौर पे नहीं तो आते ज़रूर हैं। फिर तीसरी ये कि तहरीक इंसाफ इन सारी चीज़ों के बाद क्या कोई बहुत तसादुम वाली राह इख्तियार करेगी, और क्या उसके लिए उनके पास वो हिकमत अमली मौजूद है और वो किस हद तक जाएंगे।
ये सारी बातें तो अगला हफ्ता हमें काफ़ी गर्म नज़र आता है, हालांकि सर्दियां शुरू हो गई हैं पंजाब में, लेकिन हल्का जो सूरत हाल नज़र आ रही है उससे यही कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकती है। और अगर हम देखना ये कि पंजाब में जहाँ स्मोक की बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, वहाँ पीटीआई के लोग किस तरह निकलेंगे, सिंध में क्या करेंगे, वो सिंध में किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो हमें जो आप समझ लें कि 5 नवंबर से 10 नवंबर तक की जो सूरत हाल है उसमें हमें पाकिस्तान की सियासत में खासी हलचल नजर आई। वैसे स्मोक से ज़्यादा तो शायद जो दफ़ा 144 है वो तहरीक साफ के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो इस सियासी गहमा गहमी के अंदर। बहुत शुक्रिया वज़ीर अब्बास साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात के हवाले से कि अमरीका में इस बड़े इलेक्शन के अंदर कौन फेवरेट है, किसके चांसेस ज़्यादा हैं इस इलेक्शन को जीतने के, और इस इलेक्शन के बाद जो भी आता है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या कमला हैरिस आती हैं, उसके पाकिस्तानी सियासत पे या पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेंगे, खित्ते के ऊपर और आलमी सियासत के ऊपर क्या असर मुरतब होंगे, इस पर एक अपडेट लेंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। अमेरिका के 47वें सदर के इंतखाबात के लिए पोलिंग अब से 38 घंटों के बाद शुरू हो जाएगी। इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला है। कोई भी पोल या सर्वे दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को भी हतमी तौर पर फातेह करार नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह दोनों में सिर्फ 1% का फर्क है। अब तक 24 करोड़ में से 7 करोड़ वोटर्स अर्ली वोटिंग के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। दिलचस्प तौर पर 2020 के सदारती इलेक्शन में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अर्ली वोटिंग को धांधली करार देते रहे, लेकिन अब खुद ही वोटर्स को इस जानिब राग़िब कर रहे हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रियासत में इलेक्ट्रल वोट की तादाद आबादी पर मुनहसर है, लिहाजा कौमी सतह पर इंतखाबी नतीजे का इन्हिसार बड़ी रियासतों पर होता है। सदारती इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 इलेक्ट्रल वोट में से 270 दरकार हैं। राय आमा के जायजों के मुताबिक हैरिस या ट्रंप 43 रियासतों में काफी हद तक या आसानी के साथ बरतरी रखते हैं, जहां से उन्हें 200 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रल वोट मिल सकते हैं। उनमें से किसी एक रियासत में अपसेट को छोड़कर इंतखाबी नतीजे का इन्हिसार बकिया 7 स्विंग स्टेट्स के नताइज पर होगा, क्योंकि इन 7 रियासतों में, जिनमें एरिजोना, नेवाडा, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना शामिल हैं, कि 93 इलेक्ट्रल वोट फैसला कुन होंगे। ये इलेक्शन हर लिहाज से तारीख साज होने जा रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर का इलेक्शन जीतते हैं तो 132 साल बाद ट्रंप अमेरिकी तारीख के दूसरे सदर होंगे जो एक बार इलेक्शन हारने के बाद दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। दूसरी जानिब अगर कमला हैरिस इलेक्शन जीतने में कामयाब होती हैं तो अमेरिकी तारीख की पहली खातून सदर बनेगी। 2024 के सदारती इंतखाबात में जहां अमेरिका के दाखिली मामला जैसे इमिग्रेशन, मईशत, रोजगार और सेहत का बजट अहम इशूज हैं, वहीं इसराइल की गजा और लबनान में जारहियत, रूस यूक्रेन जंग, चीन के साथ ताल्लुकात भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान में भी इन इंतखाबात को बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह तहरीक इंसाफ की डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के 62 अरकान के खत के जवाब में पाकिस्तान की पार्लियामान के 160 मेंबरान का लेटर भी है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात खुद अमेरिका, मशरक़ वस्ता और पाकिस्तान में क्या असर छोड़ेंगे, इस सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा, जबकि इस इलेक्शन पर तज्जिए के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर आलमी अमूर आदिल नजम साहब। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आपने ज्वाइन किया हमें अमेरिका से। ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है। अब चूंकि इलेक्शन कैंपेन तो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, तो आज जब हम इंतखाबात से सिर्फ 38 घंटे की दूरी पर हैं, तो जो एग्जिट पोल्स हैं या फिर जो हम मुख्तलिफ सर्वे देख रहे हैं, कौन ज़्यादा पॉपुलर है? चूंकि फ़र्क बड़ा कम है, एक फीसद का है, वो भी ऊपर नीचे हो रहा है मुसलसल। देखिए समर बास, अगर देखा जाए तो इस वक्त जो इनके अपने कंफर्म जिनको कहा जा सकता है कि रियासतें हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के 219 बताए जा रहे हैं, और जो है हारिस की अगर बात की जाए तो 226 जो है वो स्टैंड पर खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो स्विंग रियासतों का किरदार बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि अगर देखें 2016 में जहाँ पर
जो है डेमोक्रेटिक पोजीशन बेहतर चली आ रही थी 92 से लेकर, खास तौर पे कई जगहों पे 96 से लेकर, वहां पे 2016 में जब ट्रंप आया तो उन्होंने उसको तब्दील करते हुए रिपब्लिकन में चले गए, और कई ऐसी स्टेट थी जहां पर रिपब्लिकन के थे और वो लूज कर गए 2016 में। इस वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रियासतें करार दी जा रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो पेंसिल्वेनिया, मिशिगन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो है नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया। यूं अगर देखा जाए तो अगर 226 जो के कमला हारिस के हैं, और अगर अब तक की जितनी मालूमात हासिल की है मैंने, और बाकायदा तौर पे कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज के अहदेदारों से भी मुलाकात हुई, उनके जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि अगर पेंसिल्वेनिया और मिशिगन और विस्कॉन्सिन अगर शामिल हो जाएं तो ऑटोमेटिकली 270 जो है वो लेने में कामयाब हो सकती हैं। लेकिन अगर ट्रंप जो है वो सिर्फ जो है वो 7 रियासतों में पोजीशन लेने में कामयाब हो जाए, वो नंबर 1 पेंसिल्वेनिया और दूसरी है जॉर्जिया, तो यूं अगर देखा जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो पोजीशन ले सकते हैं, और फिर नॉर्थ कैरोलिना को भी शामिल कर लिया जाए 270 का फिगर क्रॉस कर सकते हैं। तो यही वजह है कि आज भी गुज़िश्ता 3 रोज से एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी, दो डेमोक्रेटिक, दोनों मिशिगन और पेंसिल्वेनिया पर ज्यादा फोकस किए हुए दिखाई देते हैं, और उनका फोकस यही है कि यहाँ से हम पोजीशन लें। अदरवाइज न्यूयॉर्क हो, डीसी हो और दीगर जो कुछ जो रियासतें हैं वहां पे तो कहीं पर जो है वो कैटेगोरिकली क्लियर दिखाई दे रहा है कि कौन सी पोजीशन आगे है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को मिली, वो ये थी कि जो अर्ली वोटिंग थी वो 2022 तो आप कह सकते हैं 20 की सिचुएशन में शायद कोई तब्दीली होगी, लेकिन उससे पहले एक रिकॉर्ड जो है वो अर्ली वोटिंग हुई है, और उसमें जो स्विंग रियासतें हैं वहां पर ये जो रिपब्लिकन पार्टी है वो आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कौमी सतह पर अगर हम देखते हैं तो वहां पर जी हसन, ये बताइए कि आपकी ज़रा बहुत सारे पाकिस्तानियों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो किस कैंडिडेट की तरफ उनका झुकाव या रुझान ज्यादा है? देखिए, पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो 2 डिवीजन में है। एक तो वो ये चाहते हैं कि जो नॉन इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स का मामला चल रहा है उसमें वो कहीं पोजीशन लेते हैं, तो वो ये ख्याल है कि हमें कमला हारिस को सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हम इस चीजों से निकले और हमारे आगे मामलात वाले पोजीशन हो, और जो डोनाल्ड ट्रंप जो बयान लेकर बैठे हैं उसके हम साथ शायद अगर वो आगे तो हमें नॉन इमिग्रेंट्स के तौर पर हमें साइड पर कर सकते हैं। एक बड़ी तादाद है, और दूसरी तरफ एक ऐसी बड़ी तादाद है वो ये कहती है कि अगर ट्रंप आ गए तो आने के बाद शायद इमरान खान बाहर आ जाएंगे, जो कि अमरीकी जो रियासती जो अफराद हैं उनसे मेरी बात हुई, वो तो कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल लेना देना नहीं होगा क्योंकि वो एक रियासती पॉलिसी होती है। और एक वो भी जो है एक बहुत बड़ी जिसे आप ये कह सकते हैं कि तादाद है मुसलमान कम्युनिटी की, वो ये कहते हैं कि हम इसलिए जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि जिस तरीके से इसराइल को सपोर्ट किया गया और गजा पर बमबारी की गई, वहशियाना तशद्दुद किया गया, वो बहुत बड़ी वजह बता रहे हैं। और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है बल्कि भारतीय मुस्लिम से भी मेरी बात हुई, वो भी यही बात जो है उसको दोहराते हैं। बहुत शुक्रिया हसन, आपने ज्वाइन किया हमें न्यूयॉर्क से। नाज़रीन, प्राइम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मारूफ तजज़ियेकार जो कि आलमी मुंह पे माहिर आदिल नजम साहब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्राइम में। सर ये बताएगा कि क्या आप देख रहे हैं हालात इस वक्त अमेरिका के अंदर, कौन ज़्यादा फेवरेट है एग्जिट पोल्स के अंदर? तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप और कहीं कमला हैरिस की अक्सरियत नज़र आ रही है, उनकी बढ़ती नज़र आ रही है। सूरत हाल है क्या इस वक्त? यार बहुत शुक्रिया। एग्जिट पोल की तो उतनी वक़्त है जितनी मेरी तज्जिए की है, मतलब ये कि कोई वक़्त नहीं। मैं बड़े बड़े सवाल सामने से निकाल देता हूँ। पहला सवाल ये है कि कौन जीतेगा, किसी को नहीं पता। इलेक्शन क्लोज है। अगर कोई इसका जवाब आपको देगा तो या वो बोंगी मार रहा है और या वो तुक्का मार रहा है। क्लोज इलेक्शन का मतलब ही है, और अब जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में है। सो इट इज़ वेरी क्लोज, एंड वो हमको 2 दिन के बाद पता लगेगा, और शायद 2 दिन के बाद भी ना पता लगे, क्योंकि पहले से जाहिर हो गया है कि सबसे बड़ी खबर जिस पे आप परसों प्रोग्राम करेंगे मंगल के दिन, या वो ये होगी कि जनाब इलेक्शन जो है वो छीन ली गई है और वो जाली थी और ये इसका हम रिजल्ट नहीं मानते। ये भी तकरीबन तय है। अगर ट्रंप साहब जीत भी जाते हैं तो यही बात हो रही होगी। अच्छा। और अगर नहीं जीतते तो फिर तो यकीन हो रही होगी। दूसरा सवाल ये, मैं सारे सवाल बड़े बड़े 1 मिनट में निकाल देता हूँ। दूसरा ये है कि जनाब इसका खित्ते पे क्या असर पड़ेगा, दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जब छींक मारता है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है, क्योंकि अभी भी वो एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये इलेक्शन अमेरिका का अंदरूनी इलेक्शन है। अमेरिका इस वक्त इतना जो है बिखरा हुआ है, इतना डिवाइडेड है कि ये तमाम फोकस जो है अमेरिका के अंदर है, अमेरिका से बाहर नहीं है। और उसी का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है।
कि क्या पाकिस्तान पे असर पड़ेगा, पाकिस्तान पे सिर्फ पाकिस्तान की चीजों का असर पड़ेगा, अमेरिका की चीजों का असर नहीं पड़ेगा। इस एक वक्त चीज जो कोई यहाँ जिक्र पे नहीं कर रहा। आदिल साहब आखिरी और जो इम्पोर्टेंट बात, जी जी एक गुजारिश आखिरी, बिल्कुल एक, जहां मैं जाना चाहता हूँ, आपको जी ले जाना चाहता हूँ। जी जी असली सवाल ये है कि क्या इलेक्शन के बाद अमेरिका में स्टेबिलिटी आएगी, बिल्कुल। क्या अमेरिकन सियासत में इस्तेहकाम आएगा? और मेरे ख्याल में उसका जवाब है कि इस वक्त नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये क्यों आपको लगता है कि खाना जंगी की तरफ मामला जा सकते हैं, इंतशार की तरफ जा सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के हारने की सूरत में तो ये बात ज़्यादा हो रही थी। एक मकबूल राय है कि जो इंतखाबी मशीनरी है उसकी इजाफी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हारने की सूरत में। अगर वो जीत जाते हैं फिर भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा आप बता रहे हैं? हाँ यार देखिए, मैं आई वांट टू बी केयरफुल, क्योंकि मैं भड़क नहीं मारना चाह रहा। खाना जंगी की तरफ नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं बंदूकें लेके एक दूसरे पे तुन जाएंगे। हालांकि लोग इस इलेक्शन का जो मुआवजा कर रहे हैं वो उस इलेक्शन से कर रहे हैं जिसके बाद अमेरिका में असल में सिविल वॉर हुई थी, अब्राहम लिंकन वाली, बिल्कुल। कि उसके बाद इतनी डिवाइडेड इलेक्शन कभी नहीं हुई, या शायद उस लेवल की। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं है कि खाना जंगी हो जाएगी। लेकिन जो मुल्क एक टूटा हुआ है, डिवाइडेड है, ब्रोकन है, और दुनिया भर में ये है, ये सिर्फ यहाँ नहीं है। हमने इस साल कोई 30 मुल्कों में ये इलेक्शनों में देखा, शमूल पाकिस्तान, कि दुनिया इस वक्त जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स बहुत डिवाइडेड है। और वही हाल है अमेरिका का। क्यों होगा? देखिए, अगर तो ट्रंप हार जाते हैं लेट्स से, तो उन्होंने मानना नहीं। बिल्कुल। एंड देन उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं सिर्फ उस हालत में मानूंगा रिजल्ट को अगर मैं जीता, राइट। और ऑलरेडी एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जॉर्जिया वगैरह में ब्यूरोक्रेटिकली सेटअप हो गया है कि ये एक मसला बनेगा अगर वो जीत जाते हैं लेट से। बिल्कुल। तो एक तो तारीख बनेगी, तारीख दोनों तरफ बनेगी, लेकिन दूसरा ये होगा कि जिस वेंजेंस के साथ वो आएंगे कि मैं तेने नहीं छड़ना, मैंने तुमसे बदला लेना है, इसको तो मैं रहने नहीं दूंगा, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। देखना, यही बात हुई ना पिछले 2-3 महीने। सो हर सूरत में एक डिवाइडेड मुल्क जो है, देखें इसमें अजीब बात यह है, पैराडॉक्स ये है कि अमेरिका जो तमाम दुनिया से स्टेबिलिटी मांगता है इलेक्शन से, जो हर मुल्क से यही कहता है यार स्टेबिलिटी लाओ, डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी लाएगी, इस वक्त उसकी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वायलेंस नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है मशकूक है। तो इसके अलावा सर ये बताएं कि पॉपुलर नारा क्या है अमेरिका में, यानी कि जो वोटिंग ट्रेंड है वो क्या बता रहा है कि लोग ज़्यादातर क्या उनकी तरजीहात क्या हैं, वो कैंडिडेट से क्या चाहते हैं? पॉपुलर नारे क्या है अमेरिका के अंदर इस इलेक्शन के अंदर, या पॉपुलर स्लोगन्स या पॉपुलर जो वादे हैं? यार बड़ी इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। मैंने नहीं सोचा था, आपने पूछा तो अब मैं सोचने में मजबूर हो रहा हूँ। नारों का पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, नारे नहीं है इस बार, मेरे ख्याल में गालियां हैं। दोनों की जो है ना फेवरेट गालियां हैं। ये आप लोगों ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बना दिया ना हमें ऐसा। तो दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं। वो कहता है तू इनकॉम्पिटेंट है, वो कहता है तुम जो हो ना लुचे हो, वो कहता है नहीं तुम जो हो लफंगी हो, तुम जो हो तुम तो असल अमेरिकन ही नहीं हो। तो इस वक्त जो तू मैं वाला सिलसिला है, दैट इज इट। एंड पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई बड़ा इशू है तो वो या इमिग्रेशन है, या वो विमेन राइट्स एसोसिएशन अबॉर्शन के हवाले से। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 महीने देखें तो ये बड़े इशू भी रिलेटिवली कम जिक्र हुआ है। देखें ना, गजा का या यूक्रेन का या इकोनॉमी का, जो विच इज डूइंग रिलेटिवली वेल, शायद इसलिए नहीं बात हो रही। लेकिन ये दुनिया भर वाली हम वही चीज देख रहे हैं जो दूसरी जगह देख रहे हैं, कि नारे जो हैं वो पॉलिसी के बजाय तू मैं पे, लिटरली एक दूसरे की शक्ल पे है कि तुम्हारा जो सपोर्टर है वो कूड़ा है, तुम्हारा जो सपोर्टर है वो ऐसा है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि डिवाइडेड सोसाइटी है। एक अगर सीरियस बात, ये भी सीरियस ही है इन अ वे, शायद इलेक्शन का फैसला हो चुका है। मतलब उसका ये कि एक तो बहुत सारे जो वोट हैं वो पड़ चुके हैं, क्योंकि अब अमेरिका में ट्रेंड पिछली कईयों से ये है कि मेल इन बैलेट होता है अमेरिकी, तो कुछ 6 करोड़ लोग वोट कर चुके हैं। दूसरा और छोटा सा एक पॉइंट बट इंपॉर्टेंट, मे बी अगर कोई और फैसला होना है तो वो लोग करेंगे जो ये फैसला करेंगे कि मैंने वोट नहीं देना, जिसमें बहुत से मुसलमान भी होंगे जो दोनों से इतने अखे हुए हैं। लेकिन लेकिन इसमें आदिल नजम साहब जो एक राय है कि एक पॉपुलर जो सेंटिमेंट है वो ये है कि शायद जो मुसलमान हैं वो इस जंग की वजह से जो इजराइल की सपोर्ट रही अमेरिका की तरफ से, जो पिछली गवर्नमेंट की तरफ से, आउटगोइंग गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर शायद वो ट्रंप को फेवर कर रहा है सारा कुछ, है ऐसा कुछ? मेरे ख्याल में देखें, 2-3 चीजें। एक ये कि मुसलमान एज अ ब्लॉक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इतना बड़ा नंबर नहीं है कि इलेक्शन को शिफ्ट कर दे। हाउएवर कुछ जगहों पे, खुसूसन मिशिगन में
और शायद पेंसिल्वेनिया के कुछ इलाकों में भी इतना बड़ा है कि वो शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ट्रंप वहां जाते हैं, तो उनकी अब एक अहमियत है। सेकंड, आई थिंक आपकी बात एक्चुअली सही है। इस वक्त मुसलमानों के लिए एक बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनकी बात करना चाह रहा है फलस्तीन के हवाले से, राइट? दोनों जो हैं वो प्रो नेतन्याहू हैं, लेकिन आई डू थिंक देयर इज अ शिफ्ट अमंग सम मुस्लिम वोटर्स, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन अब लोग खुल के कहते हैं कि जी मैं ट्रंप को दूंगा। जो 20 में या उससे पहले 16 में कोई मुसलमान तकरीबन अगर देखता भी था तो किसी को बताता नहीं था, शर्मिंदगी से कि यार ये एंटी मुस्लिम वो है। लेकिन क्योंकि जो बाइडेन की हुकूमत है, जो उसमें कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी, उनका ऐसा एटीट्यूड रहा है कि वो कहते हैं अच्छा यार फिर बद से बदतर ही ले लेते। बिल्कुल ऐसे, यानी मुस्लिम वोटर्स के लिए तो चॉइस ये है कि दोनों में से कम बुरा कौन सा है हमारे लिए, तो उनके लिए एक मयार है इंतखाब का। और फाइनली सर ये बताएगा कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो आपने सूरत हाल बताई है, वो तो लग ही रहा है कि अमेरिकी डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तानी जमहूरियत से काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती हुई नजर आ रही है। पिछली 1-2 दहाइयों के अंदर हमने जो पाकिस्तान के अंदर देखा है वही अब अमेरिका के अंदर होता हुआ देख रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर। बड़े होकर पाकिस्तानी सियासत बनेगी। इस वक्त अमेरिकन डेमोक्रेसी कोशिश कर रही है कि मैं जब बड़ी हूं ना तो मैं पाकिस्तानी सियासत बन जाऊं। सही हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा इस इलेक्शन का ग्लोबल जो एक सियासत है उसके ऊपर तो ज़ाहिर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। पाकिस्तानी सियासत की हम बात शुरू में कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो नजरें जमाए बैठे हैं इस इलेक्शन के ऊपर, इस वजह से कि जी डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिकी सदर बन गए तो वो बानी पीटीआई के लिए जो है वो कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो लेकर आएंगे। है ऐसा कुछ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा कुछ? यकीनन ऐसे ही है, 100% यार। इसीलिए तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए 80 साल का आदमी वरना बेचारा क्यों इलेक्शन लड़ेगा? वो चाहते हैं कि उसके बाद वो जो है वो इमरान खान की क़यादत में दुनिया को में इनकलाब लाएं, वो उनके लिए लड़े ना। नहीं यार, सॉरी, आई एम सॉरी। ट्रंप साहब जो है वो उनको अपनी बीवी की फिक्र नहीं है, अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, तो आपके ख्याल में वो इमरान खान के बारे में सोच रहे हैं? और ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, वो ना इमरान के बारे में सोच रहे हैं, ना वो नवाज शरीफ के बारे में सोच रहे हैं। कुछ कहते हैं जी नवाज शरीफ इधर ही आए हुए हैं ताकि इलेक्शन में कुछ कर लें। इस वक्त मसला नंबर 1, मसला नंबर 2, मसला नंबर 3, मसला नंबर 4, मसला नंबर 802, उन सारों में पाकिस्तान का या इमरान खान का या नवाज शरीफ का या इस्टेब्लिशमेंट का या समर का कोई ताल्लुक नहीं। सही है। इस वक्त अमेरिका के मसाइल अमेरिका के मसाइल। अगर एक बात इजाजत दे दें, हाँ, अगर हो जाता है कुछ तो ट्रंप साहब उसकी क्रेडिट जरूर ले लेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया। अगर किसी और वजह से बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू बराज़ा की अमरीकी इंतखाबात के हवाले से तज़िया आपने सुना आदिल नजम साहब का, जिनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा शिद्दत जो है इन इंतखाबात के अंदर नज़र आ रही है। ज़ाहिर है इस वक्त मामला जो है वो स्विंग स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। दोनों कैंडिडेट्स का अपनी इलेक्शन कैंपेन को कंक्लूड करते हुए दोनों का फोकस जो है वो स्विंग स्टेट्स की तरफ है, वहाँ पर वो ज़्यादा कैंपेन कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, वो उस पर यानी कि यही कहा जा रहा है माहरीन की तरफ से कि इसमें कोई हकीकत इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, वो आके पाकिस्तानी सियासत के ऊपर कुछ अहम फैसलों पर असरअंदाज हो सकेंगे। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इस इंतखाबात के हवाले से, इस इलेक्शन के हवाले से आगे भी हम आपको दुनिया न्यूज़ की मुख्तलिफ ट्रांसमिशन के अंदर भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल प्राइम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक और अहम तरीन मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान पिछली 2 दहाइयों से मुसलसल मौसमियाती तब्दीली की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा और बिलखुसूस उसका दारुल हुकूमत लाहौर शदीद फिजाई आलूदगी से मुतासर है। लाहौर में जहरीले धुएं यानी स्मोक ने डेरे जमाए हुए हैं। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 की खतरनाक हद से तजावुज करते हुए 1194 तक पहुंच गया है, जिसे इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। इस खराब इंडेक्स के साथ लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। हुकूमत पंजाब ने स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए 5वीं जमात तक लाहौर के स्कूल्स में 1 हफ्ते तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि सूबाई हुकूमत ने स्मोक पर लिए जाने वाले इक़दाम की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको 1 हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपको अरेस्ट भी करेगी, FIR भी काटेगी, जुर्माने भी करेगी, सील भी करेगी, बंद भी करेगी इन तमाम जगहों को, जो कि क्योंकि वजीर आला पंजाब की इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि लाहौर में फिजाई आलूदगी का असल जिम्मेदार भारत है।
जहां फसलों की बाकियात को जलाए जाने से उठने वाला धुआं लाहौर को अपनी लपेट में ले रहा है। सूबाई हुकूमत ने वजारत खारजा की मदद से इस मामले को भारत के साथ उठाने का फैसला भी किया है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस तमाम शहरियों के लिए मास्क के इस्तेमाल को इंतहाई लाजमी करार दिया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।